जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। लास्ट क्लास जो हिस्ट्री का हमने देखा था, इसमें तीसरा मैंने जो है कि पीपीटी लगा रखा है, और इसमें लास्ट क्लास में हमने जैव धर्म से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें थी, साथ ही साथ आपके महाजनपद काल के बारे में पूरा डिटेल से हमने देखा था, और साथ ही साथ उसमें हमने पूरा का पूरा एक क्वेश्चन सेट किया था। तो वो सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। अब उसके बाद मैं आपको बताया था कि उसके बाद से लगातार ये एक क्लास जो होगा आज का, वो कंप्लीट जो है कि आपका क्या बोलते हैं कि वो कंटेंट का होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा तो आज के कंटेंट से रिलेटेड जो बचा हुआ है उससे प्रैक्टिस सेट लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। मगध का उत्कर्ष के बारे में बात करते हैं। तो मगध के उत्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा जिस्ट दिया था, थोड़ा सा समझाया था कि देखिए राज्यों का कौन से सबसे पहले क्या हुआ, कृषि आई तो क्या हुआ, भूमि का जो आपका भूमि है, जमीन का महत्व बढ़ गया तो जमीन पर अधिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ी लोगों में, और जो अधिकार करने की प्रवृत्ति बनी तो भाई वो अधिकार कौन करेगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी वही अधिकार करेगा। तो ताकत के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो मसल पावर चाहिए, दूसरा आपका क्या चाहिए, हथियार चाहिए, और योग्य एक लीडर चाहिए, नेता चाहिए, है ना। ये तीन चीजें चाहिए, तो ये तीन चीजें जिसके पास होगी वो आगे बढ़ जाएगा। उसी में से हमने जो आगे जो बढ़े थे उनमें से हमने 16 जनपद देखे, तो उसमें से सबसे बड़ा देखा था क्या, मगध। तो मगध क्यों सबसे बड़ा बन के निकला था, कारण क्या था, कारण ये था, मैंने बताया था कि सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा मजबूत था, तीन साइड से नदियों से घिरा हुआ था, जो संचार जल मार्ग का जो काम करती थी, सुविधा देती थी, तो सुरक्षा उससे प्रदान था। दूसरी चीज जो आपका राजगिरी है, राजगिरी का जो किला हो था मगध का, वो एक पहाड़ी पे था, तो वो और दुर्गम था, तो उस पे अटैक करना मुश्किल था, एक ये कारण था। उसके बाद मैंने बताई थी कि हथियार के लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए और कोयला चाहिए। ठीक है, तो वो बिहार वाला क्षेत्र है, मगध वाला मतलब बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में आपको आयरन भी मिल जाएगा, लोहा भी मिल जाएगा, और प्रचुर मात्रा में आपको कोयला भी मिल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे योग्य शासक भी आने लगे, तो अब यहाँ पे सारी दशाएं ऐसी बन गई कि मगध क्या होगा, सबसे मजबूत बन के निकलेगा। तो इसीलिए मगध का उत्कर्ष देखते हैं। क्या देखते हैं, मगध का उत्कर्ष, कि मगध कैसे कैसे आगे बढ़ा। भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, बृहद्रथ राजवंश है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो जरासंध के बारे में स्टोरी मैंने बताई थी, महाभारत वगैरह में दिखाया गया है। मगध का शासक बिंबिसार समकालीन था किसका, महात्मा बुद्ध का। अजात शत्रु ने वैशाली पे आक्रमण के समय महाशिलाकंटक नामक एक युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया था। इसे क्या कहते हैं, रथमूसल कहते हैं, महाशिलाकंटक या रथमूसल, है ना। रथमूसल जैसे आप बाहुबली मूवी देखे हैं ना, तो बाहुबली मूवी में देखे हैं तो एक जो है कि वो भल्लाल देव जो चलाता है रथ, उसके आगे एक चक्र टाइप का लगा रहता था, है ना। तो वैसे ही ये जो रथमूसल में वैसे ही रथ है, आगे एक गदा लगी हुई है जिससे लोग पीटते जाते हैं। और महाशिलाकंटक भी आप देख सकते हैं, जो आपको दिखाया ना महाशिलाकंटक मतलब वो चीज है जो आपको बाहुबली में दिखाया है, जिसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर रख के फेंकते हैं, उसी को कहते हैं महाशिलाकंटक। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नागदशक जो कि हर्ष वंश का अंतिम शासक था, उसे शिशुनाग ने मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। वह था, क्या था, नागदशक का सेनापति था। तो नागदशक का सेनापति शिशुनाग क्या करता है, उसको मारता है, और मार करके जो है कि नए राजवंश, है ना, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। महापद्मनंद जो कि एक शूद्र शासक था, उसने पुराणों में जाना जाता है किस नाम से, परशुराम का अवतार। पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, परशुराम के अवतार के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहला शूद्र शासक देखने को मिलता है।
है ना, स्पष्ट रूप से पहला शूद्र शासक देखने को मिलता है। और इसे माना जाता है कि ये जैसे परशुराम क्षत्रियों का विनाश किए थे, वैसे ही इसने भी, यानी कि महापद्मनंद ने भी जो है कि क्षत्रियों का क्या किया, संहार करके, क्षत्रियों को हरा करके और जो है कि नंद वंश की स्थापना की। यही संस्थापक है किसका, नंद वंश का, नंद वंश का संस्थापक है ना, नंद वंश का संस्थापक है। वह नंद शासक जिसके समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया, धनानंद। धनानंद क्या है, सिकंदर का समकालीन है। कल जो है कि हमने प्रैक्टिस सेट जो देखा था, कल प्रैक्टिस सेट में ये चीज मैंने वहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में कराया था, जो पूछा गया था। तो धनानंद देखा जाए तो सिकंदर का क्या है, समकालीन है। धान के पौधों का रोपण होने लगता है कब से, महाजनपद काल से। महाजनपद काल से बहुत स्पष्ट रूप से धान का रोपण, धान की खेती बड़े पैमाने पे की जाने लगती है। मगध के नजदीक जो वज्जी गणराज्य था उसकी राजधानी थी वैशाली। ये सारी चीजें हम कल के क्लास में देख चुके हैं। कुछ फैक्ट हो सकता है आ जाए, रिपीट हो जाए। भारत में प्रयोग होने वाले उलूक शैली के सिक्के, जो कि मुद्रा निर्माण की विकसित प्रणाली का परिणाम थे, आक्रमण के पश्चात बनने शुरू हुए। यूनानी आक्रमण के, किसके, यूनानी आक्रमण के। भारत में सिक्कों का विकास किसकी देन है, यूनानियों की देन है। भारत में सिक्कों की विकास यूनानियों की देन है, याद रखिएगा, भारत में सिक्कों का विकास यूनानियों की देन है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग हुआ है। कब हुआ है, तो 2500 वर्ष पूर्व के आसपास, 2500 वर्ष पूर्व के आसपास हुआ है। अरे वही वैदिक कल्चर की बात की जा रही है ना। गंगा नदी क्षेत्र मुख्य रूप से, तो ये वो टाइम पीरियड है जब वैदिक सभ्यता क्या होती है, अस्तित्व में आती है, 1500 बीसी के आसपास। तो 1500 वो सॉरी कितने बात कर रहे हैं, हाँ सॉरी, हाँ उसके बाद का है, ठीक है 2500, उसके बाद का मतलब 500 एडी के आसपास का, गुप्ता काल का बात किया, चलो ठीक है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें वज्जी संघ का वर्णन मिलता है, दीर्घ निकाय में वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है, उदयन ही पर्सन है जिसने पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाई थी, है ना। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। कालाशोक की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। कालाशोक के टाइम में जो है कि राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। सर्व छत्रातक तथा क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है महापद्मनंद को। अभी हमने बताया ना कि इन्हें परशुराम का अवतार या महासर्व छत्रांतक, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, है ना। क्षत्रियों का नाश करके क्या किए, एक शूद्र का जो है कि राज्य की स्थापना की, पहली बार ऐसा देखने को मिलता है। सिकंदर शासक था, कहां का था, मकतूनिया का था। कहां पे इसकी डेथ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, भारत से रिटर्न जाते समय। हाँ, ये इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, है ना। जैसे कहा जाता है कि जब सिकंदर जो है कि भारत पे आक्रमण करने के लिए झेलम नदी के उस पार जो है कि जो रुका हुआ था, तो उस समय देखते हैं कि बहुत सारे प्रयास किए गए उसे वापस भेजने के लिए। और उसमें एक अफवाह ये भी है, एक बात ये भी एक कही जाती है कि चाणक्य ने उसे जहर दे दिया कि जाते जाते रास्ते में क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। वह शासक जिसने एक छत्रक की उपाधि धारण की, महापद्मनंद। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। काम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, ये लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं। कुरु जनपद की इंद्रप्रस्थ। महाजनपदों में गणतंत्र थे वज्जी और मल्ल। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के या इन्हें पंचमार्क सिक्के भी बोला जाता है।
पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के मतलब कि इसमें 5 जो है कि आकृतियां बनी होती थी, है ना, इसीलिए इसे पंचमार्क सिक्के या हाथ सिक्के के नाम से जाना जाता है। महाजनपद काल में राजधानी के चारों ओर लकड़ी, ईंट व पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये दीवार बनाई जाती थी सुरक्षा हेतु। किस लिए बनाई जाती थी? सुरक्षा हेतु। कल मैंने इस कुछ चीज को बताया था कि जो महाजनपद काल में किलेबंदी होती थी, किलेबंदी का उद्देश्य क्या होता था? अपने नगर को बाह्य आक्रमण से सुरक्षित करना। क्या उद्देश्य होता था? अपने नगर को बाह्य आक्रमण से सुरक्षित करना। झेलम नदी के तट पर सिकंदर व राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को इतिहास में इस नाम से जाना जाता है, वितास्ता का युद्ध या वितास्ता का युद्ध या हाइडेस्पीच या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 326 बीसी के आसपास हुआ था। प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र मतलब कि ये बिहार वाला क्षेत्र, जो पटना वाला क्षेत्र ना, पटना वाला, मुख्य रूप से पटना वाला क्षेत्र, मेन पटना वाला क्षेत्र, वो मगध के नाम से फेमस था। वहीं पे किला वगैरह बना था यहाँ पे। वह काल जिसमें कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। क्योंकि वहां पे राज्य की अवधारणा आ गई, राजा आ गया, और राजा आ गया तो लोगों को सुरक्षा की भावना चाहिए। क्यों? बाह्य आक्रमण हो सकता है, किलेबंदी कर दी, बाह्य आक्रमण हो सकता है। निपटने के लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए। सेना के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। अब भाई हथियार चाहिए, उसमें भी पैसा लगेगा, और सेना इकट्ठा करेंगे, उसे ट्रेनिंग देंगे, तो वो जो हमारे लिए सेना में भर्ती होगा, फ्री में थोड़ी भर्ती होगा, उसको भी तो कुछ चाहिए, उसको तो वेतन वगैरह कुछ चाहिए ना, खाने पीने के लिए, उसके परिवार के लिए। तो वो सारी व्यवस्था कहां से आएगी? राजा को ही प्रबंध करना है, तो उसके लिए राजा क्या करेगा? कर अनिवार्य कर देगा। कई तरह के कर देखने को मिलेंगे, तो कर की भूमिका यहाँ पे क्या होगी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। टैक्स यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर वसूले जाएंगे लोगों से। ठीक है, उज्जैन नगरी बसी हुई है शिप्रा नदी के किनारे। वह काल जिसमें कर प्रथा, ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे। भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय होता है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश का था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। ये भी मैंने कल क्वेश्चन में कराया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध था सबसे शक्तिशाली राज्य। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? उसे उसकी पिता स्वयं, इसके कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। स्वयं इसकी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजात शत्रु है जो अपने पिता को मारा, इसका बेटा इसको मार दिया, निपटा दिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया तथा वहां अध्ययन किया था? ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग आया तो काफी लंबे समय तक जो है कि भारत में रुका था, और नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था। किसकी तुलना मैकियावेली से की जाती है? मैकियावेली प्रिंस से की जाती है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। अच्छा, तुलना का कारण क्या है? आधार क्या है? आधार क्या है ना? सप्तांग सिद्धांत। ये जो है कि जो कौटिल्य है अर्थशास्त्र में राजा का सप्तांग सिद्धांत या राज्य का सप्तांग सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत दे रखे हैं। ठीक वैसे ही मैकियावेली भी अपने जो है कि जो है ना, क्या बोलते हैं कि जो प्रिंस है ना, ये प्रिंस मतलब कोई वो राजकुमार वगैरह से मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रिंस ये इनकी जो है कि द प्रिंस, इनकी द पुस्तक है द प्रिंस, और उस पुस्तक में इन्होंने भी सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है। जैसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है। सप्तांग मतलब राज्य के प्रमुख 7 अंग,
ये बताते हैं कि 7 चीजें क्या है, अनिवार्य है राजा के लिए। 7 चीजें अनिवार्य है। सबसे पहले क्या, राजा कैसे बनेगा, एक बड़ा सा भूभाग होगा और उस पे क्या होगा, राजा होगा। और राजा होगा तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रशासनिक तंत्र होगा, यानी कि मंत्री होंगे और सेना होगी। ठीक है, तीसरी चीज, चौथी चीज क्या होगी, इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, राजकोष चाहिए। पांचवी चीज क्या, किलेबंदी चाहिए। छठी चीज क्या चाहिए, आपके जो है कि मित्र वगैरह होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से करके 7 चीजें सप्तांग सिद्धांत में बता रखा है। तो ये सप्तांग सिद्धांत दोनों में कॉमन चीजें हैं, इसीलिए दोनों की तुलना की जाती है। मगध राजवंश का काल क्रमानुसार शासक है। मगध में देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है, हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद नंद वंश के पहले आता है शिशुनाग वंश। यहां पे देखेंगे ना, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश आता है। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, शिशुनाग वंश, है ना। एक ट्रिक है हसीन मासूक, एक ट्रिक है हसीन माशूक। ठीक है, तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, एम से मौर्य वंश, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे शुंग वंश, और उसके बाद देखेंगे तो कण्व वंश, कण्व वंश। तो इस तरीके से प्रॉपर जो है कि हमें एक क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है। चलिए, नालंदा कहाँ पे स्थित है, बिहार में। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम छात्रावास वाला विश्वविद्यालय है। क्या है, विश्व का प्रथम छात्रावास युक्त विश्वविद्यालय। है, ठीक है। हालांकि पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है, पहला क्या है, तक्षशिला है। दूसरा कौन सा है, नालंदा है। लेकिन छात्रावास देखिए, तक्षशिला में छात्रावास नहीं था, वहां पर रह के लोग नहीं पढ़ते थे, जबकि नालंदा में छात्रावास था, है ना, छात्र वहीं पे रह के पढ़ाई करते थे। एक्चुअली जो तक्षशिला है ना, तक्षशिला स्टार्टिंग में देखते हैं तो वो कोई विद्यालय वगैरह था नहीं, महाविद्यालय वगैरह नहीं था, या विश्वविद्यालय वगैरह नहीं था। वो एक तरीके से कहिए कि एक स्थान था जहां पे बहुत ज्ञानी लोग, विशिष्ट लोग बैठते थे, और पूरे इलाके के लोग क्या करते थे, अपनी समस्या लेके जाते थे, अपनी समस्या उनको बताते थे, सुनाते थे कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये तकलीफ है, ये दिक्कत है। तो वो जो ज्ञानी पुरुष लोग थे, जो ज्ञानवान पंडित वगैरह जो भी थे, वो लोग क्या करते थे, उनके समस्या का समाधान करते थे। तो एक तरीके से तक्षशिला समस्या समाधान के रूप में उभरा। लेकिन बाद में जो है कि अब वो जो है कि लोगों को लगा कि यार ये इतने ज्ञानी लोग हैं, तो अगर ये नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो वो लोग जाके उनसे सीखने लगे। तो इस प्रकार से जो तक्षशिला है, अब वो विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि अब एक शिक्षा के केंद्र के रूप में, जो पहले समस्या समाधान के केंद्र के रूप में था, विख्यात था, बाद में वही कन्वर्ट हो गया शिक्षा के केंद्र के रूप में, और प्रथम, भारत का प्रथम नहीं बल्कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में वो निकल के आता है। ठीक है, जबकि आपका नालंदा प्रारंभिक रूप से ही देखेंगे तो विश्वविद्यालय था। दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। चलिए, चीनी यात्री इत सिंह विहार ने विहार का भ्रमण किया था लगभग 671 एडी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, उदयन ने बसाया था, है ना, राजधानी बनाया था। आगे देखते, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, आ गया धनानंद है उधर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीति।
नाम क्या है? अर्थशास्त्र। नाम क्या है? अर्थशास्त्र। लेकिन विषय क्या है? विषय क्या है? राजनीति। विषय क्या है? राजनीति। याद रखिएगा, कभी भी अगर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है तो राजनीति है, इकोनॉमी नहीं है ना। ठीक है, चलो। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन सी थी? वैशाली थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। इंडिका। आगे, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। मैंने बताया, उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र का निर्माण किया, उन्हें बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस चीज को याद रखिए। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता क्या है? तो सीता भूमि का क्या अभिप्राय है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? सीता कहते थे। सीता बाद में चल के ये सीता कर के रूप में हो गया, कर, है ना। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, गोदावरी नदी के तट पर, अस्मक, है ना। इसकी राजधानी पोट्टन। एक ही जो है कि मात्र दक्षिणी भारत का राज्य है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अखंड भारत की या मौर्य साम्राज्य की। अखंड भारत का सपना किसने देखा? किसने देखा? तो कौटिल्य ने। कौटिल्य बोल लीजिए, चाणक्य बोल लीजिए, विष्णुगुप्त बोल लीजिए। तीन नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य व विष्णुगुप्त। ठीक है। मौर्य साम्राज्य, अखंड भारत। वह यूनानी शासक जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके साथ संधि कर दी, सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर क्या था? तो सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। और इसी से क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध होता है तो युद्ध के संधि के माध्यम में क्या होता है? इसकी जो बेटी थी हेलन का जो विवाह होता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है हमारे देश में। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और जो है कि ये मान के चलिए कि ये जो है कि पूरा दहेज में जो है ना पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान पा गया था। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, तमिल ग्रंथ अहनानूर और मरनानूर से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था दक्षिणी भारत पे। किस पे? दक्षिणी भारत पे। वह जैन मुनि जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी, किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म में, याद रखिए, जैन धर्म में। जैन धर्म में। जैन धर्म में कौन है? भद्रबाहु है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछता है कि वह मौर्य शासक जिसने स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया, स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया, वो चंद्रगुप्त मौर्य है ना। अब हुआ क्या था? इसके काल में देखते भयंकर अकाल पड़ता है। भयंकर अकाल, और भयंकर अकाल पड़ता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इससे एक अतिरिक्त कर भी लगाया जाता है। फिर भी जो है कि इनका हृदय द्रवित हो जाता है। ये जो है कि अपने आप में बहुत रुष्ट हो जाते हैं। वो मिलते हैं भद्रबाहु से। भद्रबाहु इनको शिक्षा दीक्षा देते हैं, कहते हैं कि कहां मोह माया में पड़े हुए हो।
तो ये जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं और जैन धर्म ग्रहण करके, याद रखिए, जैन धर्म ग्रहण करके चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ। कहां पे? श्रावणबेलगोला कर्नाटका में। कहां पे जाते हैं ये? श्रावणबेलगोला श्रावणबेलगोला कर्नाटका, है ना। और कर्नाटका का श्रावणबेलगोला क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? तो ऋषभ देव, प्रथम जैन तीर्थंकर जो है ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की प्रतिमा वहां पे, सबसे ऊंची प्रतिमा वहां पे लगी हुई है और हर 12 साल पे वहां पे महामस्तकाभिषेक जैसा एक अनुष्ठान किया जाता है जैन धर्म का, इसलिए वो फेमस है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि मृत्यु कहां पे हुई थी? तो श्रावणबेलगोला में हुई थी, है ना। ये भी प्रश्न उल्टा करके पूछा जाता है कि वह मौर्य शासक जिसकी मृत्यु श्रावणबेलगोला में हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये उल्टा सीधा करके हर एक तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में सिंहासन त्याग कर बन गया क्या? जैन अनुयायी बन गए थे। ठीक है। मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत रहता था कहां पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जब हेलन से विवाह हुआ था ना, हेलन से विवाह हुआ था सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का, जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के दौरान हेलन से विवाह संधि पे हस्ताक्षर हो गया था, विवाह हो गया था। तो उसी समय मेगास्थनीज साथ में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विशाल प्रथम अब अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये सपना किसने देखा था? सपना किसने देखा था? चाणक्य ने। चाणक्य ने, है ना, कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को यूनानी लेखकों में अमित्रोचेटस कहा गया है, जिसका संस्कृत अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। एक प्रश्न और यहां पे पूछा जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज को। एक प्रश्न और याद रखिएगा, जो चाणक्य है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री था, साथ ही साथ वो बिंदुसार के शासनकाल में भी प्रधानमंत्री था और कुछ समय के लिए अशोक के शासनकाल में भी प्रधानमंत्री था। इसका मतलब एकमात्र प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। चाणक्य जो है कि 3 राजाओं के राज्य में प्रधानमंत्री रहा है, शासन 3 राजाओं के काल में प्रधानमंत्री रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री था, बिंदुसार के काल में प्रधानमंत्री था और अशोक के काल में भी प्रधानमंत्री था। 3 राजाओं के काल में प्रधानमंत्री था। तो ये थोड़ा सा अपवाद प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं थे? तो कोई भी हो सकता है चौथा। 3 ये है जिनके शासनकाल में ये प्रधानमंत्री थे। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा। ठीक है। वह धर्म संप्रदाय जिसका अनुयायी बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का। किसका था? आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय का। अशोक के ज्यादातर अभिलेख मिले हैं प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक ने सदा के लिए युद्ध नीति को त्याग कर दिया, कर दिग्विजय के स्थान पे धम्म विजय, है ना, की नीति को अपनाया। कलिंग युद्ध के दौरान ही एक काम होता है कि युद्ध घोष के स्थान पर भेरी घोष, है ना। भेरी घोष की होता है ना, क्या एक जो है कि आप महाभारत वगैरह रामायण वगैरह देखे होंगे या ऐसे राजतंत्र वाला कोई मूवी देखे होंगे तो देखे होंगे जब युद्ध छिड़ता है तो युद्ध से पहले एक जो है कि इस तरीके से देखेंगे ना, एक क्या बोलते हैं, इस तरीके से एक संरचना होती है, वाद्य यंत्र होता है इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है बड़ा सा, इस तरीके का वाद्य यंत्र होता है, इस तरीके का वाद्य यंत्र होता है बड़ा सा। इसी को कहते हैं भेरी। इसे क्या बोलते हैं? भेरी बोलते हैं, है ना। और इसी को बजाया जाता है तो युद्ध की शुरुआत होती है। तो युद्ध घोष यानी कि
सॉरी, युद्ध के स्थान, सॉरी ये थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिया मतलब कि ये थोड़ा सा युद्ध नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा ये ऐसे होगा, भेरी घोष, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, धम्म घोष। अब धम्म क्या था, धम्म क्या था, तो धम्म एक तरीके से कहिए कि नैतिक नियम थे। क्या थे, नैतिक नियम थे, नैतिक नियम है ना, इथिकल जो है कि इथिकल रूल थे, इथिकल रूल थे जो सबके लिए थे, सबके लिए थे। ठीक है, चलो। अशोक ने अपने विचारों का साधारण जनता तक पहुंचाया अभिलेखों के माध्यम से। किसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से पहुंचा। 13 जो है कि शिलालेख यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, अशोक के 13 शिलालेख बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। अशोक ने अपने प्रशासन में नियुक्तियां की धम्म महामात्रों की। किसकी, धम्म महामात्र मतलब धर्म मंत्री की वहां पे बात की गई थी। अशोक के मास्की और गुर्जर अभिलेख में उसका नाम क्या मिलता है ईरानी में, प्रियदर्शी, देवानाम। शैली में विभूति है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि जो है कि लिया है। हालांकि यहाँ पे 2 ही अभिलेख है, लेकिन 3-4 अभिलेख में ये नाम हमें देखने को मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था, बृहद्रथ। कौन सा था, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्यकालीन प्रांत उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला, उत्तरापंथ की राजधानी कहां पे थी, तक्षशिला थी। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाला पत्थर पर बना सांड, जिसमें अब राष्ट्रीय भवन में रखा गया है, जिसे अब राष्ट्रीय भवन में रखा गया है, बनाया गया था मौर्य शासन काल में, मौर्य शासन काल में रखा गया है। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणियां थे, शिल्पकारों व व्यापारियों की श्रेणियां थी। आगे चलते हैं, हो गया। चलो, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल क्या था, कलिंग था, जो वर्तमान में कहां पे, कलिंग कहां पे पड़ता है, उड़ीसा में। कलिंग कहां पे पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे, ये मैंने बता ही दिया है आपको। सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि था, क्या था, धम्म। और धम्म क्या था, विचार क्या थे, नैतिक मूल्य थे, नैतिक विचार थे, या नैतिक नियम थे, नियम थे, है ना। वही अशोक है, अशोक ने ही जो है कि क्या किया, विश्व का पहला पशु चिकित्सालय किसने बनवाया, अशोक ने पशुओं की चिकित्सा के लिए अस्पताल बनवाए। ठीक है, बलि प्रथा पर रोक लगाई, कह रही कि ये क्या काम करते हो, इतने बड़े बड़े आयोजन करते हो, धार्मिक अनुष्ठान करते हो, बड़े लेवल पे वहां पे क्या करते हो, जानवरों को मार देते हो, तो बलि प्रथा पे क्या की, रोक लगाई। ठीक है, साथ ही साथ देखते हैं कि जो रोड है, रोड के जो है कि चौराहों पे कुएं खुदवाए पानी पीने के लिए, वृक्ष लगवाए, ताकि लोग क्या करें, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ट्रेवल करने में कोई समस्या ना हो। जगह जगह पे जलपान की व्यवस्था की, जलपान मतलब खाने पीने की व्यवस्था की। इसने बहुत कल्याणकारी काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए इसी ने सारा। ठीक है, चलिए, अच्छे व्यवहार का सिद्धांत एक आदर्श था अशोक का धर्म, अशोक का धर्म। आपस्तंभ, बौद्धयान, कात्यायन, मानव, परिणति, पिंगल और याकलव्य थे, व्याकरणाचार्य थे, व्याकरणाचार्य थे। ये सब व्याकरण के ज्ञाती थे। कौन कौन से,
तो आप स्तंभ, बौधयान, कात्यायन, मानव, परिणि, पिंगल और याकलव्य, ये सब व्याकरण के जानकार थे, व्याकरण के जानकार थे। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की है, ये गलत फैक्ट है, इसको हटा देंगे यहाँ पे। ये शक काल की शुरुआत, चलो ठीक है, देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, अभी के लिए देख लेते हैं, बाकी अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर देख लेंगे। चलो अभी के लिए इसको देख लेते हैं। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, कब? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और विष्णु, अभी मैंने बताया, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र व संघमित्रा को, इन्होंने क्या किया? श्रीलंका किसे किसे भेजा था? महेंद्र व अपनी पुत्री संघमित्रा, संघमित्रा को, दोनों को भेजा था। ये बहुत फेमस है। अब हुआ क्या, जब बौद्ध धर्म अपने अपने चरमोत्कर्ष पे आ गया, बौद्ध धर्म क्या हुआ? अपने चरमोत्कर्ष पे आ गया। तो चरमोत्कर्ष पे आ गया तो बौद्ध धर्म के पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत सारे गुट बनाए, ग्रुप बनाए, अलग अलग ग्रुप बनाए, और उन सारे ग्रुप को किसी को तिब्बत में भेजा, किसी को पाकिस्तान वाले क्षेत्र, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भेजा, किसी को चाइना वाले क्षेत्र में, किसी को आप जो है कि म्यांमार साइड में भेजा, किसी को बर्मा वाले साइड में भेजा, अलग अलग जो है किसी को श्रीलंका में भेजा, अलग अलग जगहों पे सबको भेजा और कहा कि जाके क्या करो? इस धर्म का प्रचार करो। तो आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने का कार्य, बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने का कार्य किसने किया? अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहां थे हम लोग? ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। अभी मैंने इसके बारे में बताया कि चाणक्य जो है कि 3 जो है कि राजाओं के काल में जो है कि मंत्री रहे हैं। एक तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरे आपका बिंदुसार, व तीसरा आपके कौन थे? तीसरा आपके कौन पर्सन थे? अशोक। इन 3 राजाओं के शासन काल में चाणक्य मंत्री, प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। मौर्य राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वह मौर्य सम्राट जिसने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। चलो ये दोबारा आ गया फैक्ट। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, बहुत फेमस पर्सन है। यहाँ पे जो है कि जो आपका मेगास्थनीज की इंडिका है, इंडिका में जो है कि मौर्यकालीन साम्राज्य की उस समय की जो है कि शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, राजतंत्र, समाज, वनस्पतियों के बारे में बहुत सारे, दासों के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में वहां पे बताया गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मौर्यकालीन व्यवस्था या प्रशासन या समाज के बारे में बताया गया है? इंडिका में बताया गया है, मेगास्थनीज की इंडिका। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ से। कहां से लिया गया है? सारनाथ से। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया गया था मौर्य काल में। पहली बार यहाँ पे एक व्यवस्था एक बहुत विस्तृत, बिल्कुल सुव्यवस्थित व्यवस्था देखने को मिलती। भाई चाणक्य है, राज्य व्यवस्था, राजनीति के ऊपर ही अर्थशास्त्र पूरा लिख डाला, पूरा बताता है व्यवस्था कि राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को कौन से काम को नहीं करना चाहिए, प्रजा को कौन से काम को नहीं करना चाहिए। एक एक व्यवस्था वो बना के लिख के जाता है। कौन? चाणक्य। ठीक है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त हो गया। चलो ठीक है, आ गया। किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका में,
मेगास्थनीज की इंडिका में इसने लिख रखा है कि भारत में दास्ता यानी दास बनाने की परंपरा नहीं थी। अब थोड़ी सी समस्या है, यहां पे थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है, जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न कंट्री है, उनके जो है कि स्लेव के कॉन्सेप्ट में, दास के कॉन्सेप्ट में, और इंडियन दास यानी कि स्लेव के कॉन्सेप्ट में बेसिक फंडामेंटल अंतर है। अंतर क्या है, भारतीय लोग अगर उनका नौकर है तो नौकर को भी एक वो परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं, जबकि वेस्टर्न में चले जाइए तो वेस्टर्न में इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी नहीं रहा है। तो इस वजह से मेगास्थनीज को लगता था कि जो नौकर चाकर होते थे, जो दास लोग होते थे, उनसे एक परिवार की तरह मित्रवत व्यवहार किया जाता था। तो वो जो दास का फीचर देख के आया था वो अपने यहां से मेगास्थनीज, वो दास का फीचर उनमें दिखता नहीं था, और दिखता नहीं था तो मानने को तैयार नहीं था कि ये दास है। इसलिए उसने लिख दिया कि भारत में दासता थी ही नहीं, जबकि दासता थी, भारत में दास प्रथा थी, लेकिन उसको लगा उसने अपने दासता के परिभाषा से उसे मैच किया, वो मैच नहीं किया तो उसने क्या किया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, अजातशत्रु पिता को मार के जो है क्या बना, राजा बना। इसका पुत्र उदय ने इसको मार के राजा बना। चलो, अशोक का समकालीन तुर्मै कहां का राजा था, मिस्र का। मिस्र का। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय का कर, सीता हो गया यहां पे, ठीक है। इससे पहले सीता का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जो जनजातीय द्वारा कृषि की जाती थी भूमि, वो सीता थी। यहां पे सीता क्या है, अब कर हो गया, कर, आय हो गया। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां। 13 शिलालेख है, 14 शिलालेख वहां पे जो है कि देखते हैं। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से किसमें खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में है ना, यहाँ पे अकाल की स्थिति में जो आपका अनाज है, अनाज को संरक्षित करने के बारे में यहाँ पे बातें की गई है। इस कॉन्सेप्ट में जो है ना, एक चीज थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसको मैं सोच रहा हूं करा दूं। अशोक के कुछ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे ना प्रश्न का, उसमें छोटा सा कुछ स्लाइड रखेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अशोक के कौन कौन से अभिलेख में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई आगे। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय राजा अशोक, प्रियदर्शी बोला गया है इसको। अशोक के शिलालेखों में हो गया, हाँ, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा, लौरिया नंदनगढ़ सबसे सुरक्षित अभिलेख है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं, प्राकृत में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है, ब्रह्मगिरी में। कौटिल्य प्रधानमंत्री था किसके किसके, अरे ये तो दोबारा आ गया, यहाँ पे बिंदुसार भी ऐड कर लो। बिंदुसार के काल में भी ये प्रधानमंत्री था। राजुक क्या थे, तो राजुक मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। कौन थे, अधिकारी थे। सांची का स्तूप किस शासन ने बनवाया था, अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण का, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य से जो है ना, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 3-4 जो है कि लोगों का नाम आता है। चंद्रगुप्त का भी नाम आता है जिसने बनवाया था, अशोक का भी फिर नाम आता है, फिर रुद्रदामन का भी नाम आता है, फिर एक जो है कि क्या कहते हैं कि वो
गुप्त शासक का भी नाम आता है। तो 4 लोगों का नाम यहाँ पे जुड़ता है, किससे? सुदर्शन झील से। ये जो बना है ना, ये जो बात की जा रही है ना, एक झील का निर्माण करवाया था, तो ये झील जो थी इसका नाम सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील है, ठीक है। अशोक ने इसे बनवाया था, सॉरी, चंद्रगुप्त ने इसे बनवाया था, अशोक ने इसकी मरम्मत कराई थी, फिर गुप्त शासक ने भी इसकी मरम्मत कराई थी, और फिर रुद्रदामन ने भी जो है कि यहाँ पे काम किया था। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, वहां पे पता चलता है सारी चीजें। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। टॉलमी और फिलाडेल्फस द्वितीय, जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, कहां का शासक था? मिस्र का। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू, भाब्रू, भाब्रू है ये, भाबू नहीं है, भाब्रू है, भाब्रू, भाब्रू स्तंभ लेख। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। मौर्य वंश के पश्चात, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश का। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस या चेस्टोकोटस बोलते हैं, चंद्रगुप्त की मौर्य के रूप में पहचान की थी किसने? विलियम जोन्स ने। अब क्या यूनानी बहुत सारे यूनानी टेक्स्ट थे, उसमें सेंड्रोकोटस या चेट्रोकोटस जो है कि नाम का शब्द का उपयोग मिलता है, और विलियम जोन्स ने बताया कि ये कोई और नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है जिसको इस नाम से संबोधित किया गया है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवानाम प्रिय की उपाधि, देवानाम प्रिय की उपाधि, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी तो मैंने बताया, क्या बताया? कि जो सिकंदर महान का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान ही क्या उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की नजर पड़ जाती है उसकी बेटी हेलन पे, हेलन पसंद आ जाती है, तो फिर युद्ध रुक जाता है, और युद्ध रुक जाने के बाद समझौता होता है, संधि होती है, और संधि के तहत हेलन से विवाह हो जाता है। साथ ही साथ संरक्षक और देवदूत के तौर पे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ जाता है। इसके कार्यक्रम से इसी तरीके से सारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? मास्की का लघु शिलालेख में, मास्की के लघु शिलालेख में। अच्छा, ये कुछ स्रोत है मौर्य साम्राज्य से के साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले तो है आपका क्या? अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा लिखा है, मौर्य वंश की राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। 15 अधिकरणों में विभाजित है ये। अर्थशास्त्र का मुख्यतः सूत्र संस्कृत में है। किस भाषा में? संस्कृत में है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, इसी काल की है कृति। मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देता है। क्या देता है? मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त की कृति है, यह क्या करता है? तो नंद वंश का पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जानकारी देता है। इंडिका मेगास्थनीज की है, मौर्य काल के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और बहुत सारी चीजों पे ये प्रकाश डालती है, मैंने उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट, जस्टिन। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार
चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की, है ना। इन्होंने कहा कि एकमात्र राजा, पहला भारतीय राजा जिसने संपूर्ण भारत को क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। संपूर्ण भारत मतलब अखंड भारत। संपूर्ण भारत की जब हम बात करते हैं मतलब क्या, अखंड भारत। अखंड भारत की बात करते हैं, जिसमें आपका अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, और भारत तो है ही, भारत है, इसमें श्रीलंका आ जाएगा, सॉरी श्रीलंका नहीं चल, सॉरी नेपाल आ जाएगा, नेपाल, भूटान, है ना। उसके बाद म्यांमार वाला क्षेत्र, म्यांमार वाला क्षेत्र, और कुछ चाइना वाला क्षेत्र, चीन वाला क्षेत्र जो है ना, क्या बोलते हैं, कैलाश मानसरोवर वाला क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो है ये कहां पे आ गया था, मुख्य मोटे मोटे तौर पे भारत में जो है कि अधिकृत था। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दीपवंश, महावंश, इसके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया। अभी हमने बताया श्रीलंका में नहीं, अशोक ही है जो भारतीय धर्म, बौद्ध धर्म को क्या किया, अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाया। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लेख है इसमें मौर्य वंश में निर्मित सुदर्शन झील, जिसको अभी हम बता रहे हैं कि जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तथा पुष्यगुप्त वैश्य ने, गुजरात के सौराष्ट्र, ये पुष्यगुप्त वैश्य ने वहां का एक तरीके से कहिए कि राज्यपाल टाइप का था। ये क्या था, गुजरात में जूनागढ़ साइड का राज्यपाल साइड टाइप का था, जो वहां पे ये काम यानी कि सुदर्शन झील अपने देख रेख में बनवाने का काम किया था, जबकि आदेश दिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 नाम जो है कि यहाँ पे ऐड होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या किए, इस प्रकार से देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी बची हुई हैं, कुछ चीजें बची हैं जो 2-4-5 स्लाइड लगेगा, उसमें हम आपको करके बता देंगे, और साथ ही साथ उसमें मैं आपको ये प्रैक्टिस सेशन भी करा दूंगा प्रश्न का। तो इस तरीके से एक क्लास में ये पूरा जो है कि फिर से कार्यक्रम आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।